हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट हमने उठाया था। स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस अब ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में, तो मैंने कहा था कि कुछ क्लासेस में कोशिश करती हूँ कि स्टैटिक जीके की ले लूँ। उसी कड़ी में आज ये तीसरी क्लास है। परसों मैंने सबसे पहली स्टैटिक जीके की क्लास ली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को समाधियों से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया और जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स और राष्ट्रपतियों के बारे में बहुत सारी जानकारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताई गई थी। कल मैंने एक क्लास ली थी जिसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कराया था, और आज तीसरी क्लास में मैं आपके सामने हूँ एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो महत्वपूर्ण स्थल आज का हेडिंग है आज की। और आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ खास चुनिंदा ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ अलग हटके किया, जिनका इतिहास में नाम लिखा गया और वो जगह भी इनफैक्ट फेमस हो गई जिनसे वो जुड़े हुए थे। तो ऐसे ऐसे लगभग 15 लोगों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ये सभी लोग वो हैं जिन्होंने इतिहास में कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि आज इनके बारे में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। देखिए, सबसे पहला नाम आप देख पा रहे हैं, कोर्सिका और सेंट हेलेना। ये दो आइलैंड हैं, दो एरिया हैं, दो जगह हैं जो कि दोनों अलग अलग हैं। कोर्सिका और सेंट हेलेना दोनों का संबंध एक बहुत बड़े राजनीति के बहुत बड़े चेहरे, जिनको आप सभी जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का नाम दुनिया में ऐसा शायद ही कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ना जानता हो। तो नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन से जुड़ी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक वो जहाँ वो जन्मे थे और एक वो जहाँ उनकी डेथ हुई थी। तो पहले का नाम है कोर्सिका और दूसरे का नाम है सेंट हेलेना। देखिए ज़रा, लिखा है कोर्सिका और सेंट हेलेना। बी लिखा है मैंने, कोर्सिका के पास बर्थ प्लेस है और सेंट हेलेना एक आइलैंड के रूप में है जहां इन्हें बंदी के रूप में जीवन जीना पड़ा था 6 साल। इनकी लाइफ की लास्ट लड़ाई थी 1815 में होने वाली वाटरलू की लड़ाई, जो थोड़ा सा अलग है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 1215 में नहीं, ठीक है, 1215 अलग चीज़ थी। 1815 में वाटरलू की लड़ाई है। ये इनके जीवन का अंतिम युद्ध है और इस युद्ध में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये पकड़ लिए गए और बंदी बनाकर एक आइलैंड पर इन्हें भेज दिया गया। और कहते हैं कि उस आइलैंड पर आबो हवा कुछ ऐसी थी कि जो एक बार गया उसका मरना या बहुत बुरी तरह से बीमार होना निश्चित था। वहाँ की हवा इनको सूट नहीं हुई, जैसा कि पहले से पता था लोगों को, और धीरे धीरे करके इनकी हेल्थ जो है वो नीचे की तरफ आने लगी और 6 साल बाद ये एक्सपायर हो गए। 1821 में, 1821 में ये बहुत बड़ा राजनीतिक एक हस्ती कह लीजिए, एक इंसान के रूप में जिसको जाना जाता है, इनकी डेथ हो गई 1821 में। 1815 इनका लास्ट युद्ध है, वाटरलू की लड़ाई, और 1821 में 6 साल बाद जिस आइलैंड पर ये एक्सपायर हुए उसी का नाम है सेंट हेलेना। ये सेंट हेलेना यूके के एरिया में पड़ता था, यूके के अधिकार क्षेत्र में था। और जब ये जन्मे थे कोर्सिका आइलैंड पर, तो ये फ्रांस में है, फ्रांस के एरिया में पड़ता है। इनके पिताजी का संबंध इटली आप जानते हैं ना, इटली फ्रांस सारे यूरोप में है, यूके भी। तो इनके पिताजी जो हैं नेपोलियन बोनापार्ट के, इनके पिताजी का संबंध इटली के किसी परिवार से था। इसलिए देखिए मैंने फ्रांस और इटली दोनों को लिखा है। इटली से इनके परिवार का संबंध था, इनके पूर्वज इटली से संबंधित थे। इनके पिताजी और इनकी माँ जो है बाद में फ्रांस में आके बस गए और वहीं पे एक आइलैंड, जो एक देश था, इसी देश में एक हिस्से में इनका जन्म हुआ, कोर्सिका में। बहुत यंग एज में ये आर्मी में भर्ती हो गए थे और महज 24 साल की एज में ये आर्मी में बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए और अपने जीवन का अंतिम युद्ध इन्होंने लड़ा था। कब? 1815 में वाटरलू की लड़ाई, और 1821 में वाटरलू की लड़ाई के बाद इनके जो डेथ है वो हुई और उस आइलैंड का नाम है सेंट हेलेना। तो दो आइलैंड याद रखने हैं, कोर्सिका इनका बर्थ प्लेस है और सेंट हेलेना में ये एक्सपायर हुए 1815 वाटरलू। नेक्स्ट देखिए, लुम्बिनी। आप सभी लोग परिचित हैं, लुम्बिनी हमारे देश में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्म बराबर हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी उठ सकता है, तो हमें सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी। लुम्बिनी, कुशीनगर, कपिलवस्तु और भी बहुत सारी जगह, लेकिन ये खास हैं, ये तीनों जगह महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। किसी दिन महात्मा बुद्ध का टॉपिक पढ़ाऊंगी पूरा डिटेल से कि ये क्यों अलग अलग पढ़ाए या पढ़े जाते हैं। तो ये
तीन इंपॉर्टेंट जगह हैं, लुम्बिनी, कुशीनगर, कपिलवस्तु। ये किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से, ठीक है, जिन्होंने खुद ईश्वर को कहा था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं था, और इनके जाने के बाद लोगों ने इन्हीं को ईश्वर बना दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोरबंदर, साबरमती, सेवाग्राम आश्रम। सभी लोग जानते हैं ये महात्मा गांधी की लाइफ से जुड़ी तीनों बहुत बड़ी जगह हैं। पोरबंदर गुजरात में देश के राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था, और आप लोग जानते हैं 1869 इनका बर्थ ईयर है, 2 अक्टूबर तो खैर फेमस है ही। साबरमती आश्रम इन्होंने बनाया था जब ये 22 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटे। इनके लौटने का साल था 1915, और जिस दिन ये भारत वापस आए थे हमेशा के लिए 22 साल अफ्रीका में काटकर 9 जनवरी 1915, उस 1915 वाले ही साल में इन्होंने जो आश्रम बनाया उसी का नाम है साबरमती आश्रम। तो इनका ये बनाया हुआ पहला आश्रम था 1915 में, वापस लौटने के बाद अफ्रीका से वापस आए थे। सेवाग्राम आश्रम आप देख पा रहे हैं 1935 में ये आश्रम इन्होंने बनाया, और ये वो आश्रम है जहां महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ का लास्ट फेज निकाला था। 1936 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी मेन अपनी लाइफ का टाइम पीरियड गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम में निकाला। जब आए हैं तब नहीं, जब लाइफ का लास्ट पीरियड है 1936 से 1948, और आप सभी लोग जानते हैं 1948 में ही नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो वो जो पिछले 6-7 साल हैं महात्मा गांधी के, 8-10 साल, वो गांधी जी ने इसी आश्रम में काटे, सेवाग्राम आश्रम में। और जब आए थे अफ्रीका से 22 साल बाद, तो आते ही बनाया था साबरमती आश्रम। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। तो सारी जगह किससे संबंधित हैं? महात्मा गांधी से। नेक्स्ट देखिए, मैसिडोनिया, मकदूनिया, सिकंदर महान, बहुत बड़ा नाम है और सभी लोग जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट ही हमारे लिए सिकंदर महान है। 20 साल का एक लड़का, बहुत कम एज होती है 20 साल, ये राजा के पद पर बैठा क्योंकि पिताजी एक्सपायर हो गए। इनके पिताजी थे फिलिप सेकेंड और इनकी माँ का नाम था ओलंपिया। उनका बेटा था ये, कई सारे उनके बच्चे थे, उनमें से एक था। और 20 साल में जब पिताजी चल बसे तो इन्हें राजा बनने का मौका मिला, और राजा बनने के बाद यूनान के पास, यूनान का ही तो इलाका था ये, ग्रीस यूनान, वहाँ से इनके मन में आया, क्योंकि इनके पिताजी का सपना था कि वो विश्व विजय करें। और इनके टीचर थे, इनके गुरु थे एरिस्टोटल, या जिसको आप अरस्तु कहते हैं। अरस्तु से आशीर्वाद लेके ये बिल्कुल यंग एज का लड़का दुनिया को जीतने के लिए एक बड़ा सपना आंखों में लिए निकल पड़ा, और काफ़ी हद तक ये सपना इन्होंने पूरा भी किया। 10 साल तक लगातार युद्ध करते करते करते, लगभग लड़ाइयाँ जीतते 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 ये इंडिया के आसपास पहुंच गए। जब ये 30 साल के आसपास की एज थे तब ये इंडिया के आसपास आए, यानी आज का पाकिस्तान के आसपास का इलाका, सिंधु नदी के आसपास का इलाका। 19 महीने इन्होंने इंडिया में काटे, लेकिन ब्यास नदी पर पहुंचकर इनकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, और वहां से इन्होंने वापसी शुरू की। और ऐसी वापसी थी कि फिर दुनिया से इनका जो एक सपना था दुनिया को विजय करने का, वो अधूरा रह गया, क्योंकि वापस ये कभी इससे आगे नहीं बढ़ पाए, और एक छोटी सी एज में 33 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक बहुत बड़ा मैसेज दे के गए थे सिकंदर महान। ये वही शख्सियत है जिसने कहा था कि जब मेरी डेड बॉडी को मेरे देश में ले जाया जाए तो उस जो मेरा शरीर है, पार्थिव शरीर, इसके दोनों हाथ मेरे ताबूत के बाहर खुले लटका दिए जाएं, ताकि एक मैसेज दुनिया को मिले कि सिकंदर महान भी इस दुनिया से जब गया तो खाली हाथ गया था। तो सिकंदर महान इंडिया पे अटैक करने, मेन इंडिया पे अटैक कर लेता अगर इसकी सेना ने मना ना किया होता। ब्यास नदी पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, किस नदी से सिकंदर महान की सेना वापस लौट गई? तो ब्यास नदी से, ठीक है। नेक्स्ट है शांति निकेतन। डी.एन. टैगोर मैंने लिखा है, फिर मैंने लिखा है आर.एन. टैगोर। डी.एन. टैगोर आप समझ गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं। पूरा नाम है देवेंद्र नाथ ठाकुर। यही ठाकुर हैं, यही टैगोर हैं। उस टाइम में अमीर खाते पीते परिवार के थे। इन्होंने उस टाइम में बहुत बड़ी ज़मीन ये मान लीजिए कि लीज पर ले ली, और उस टाइम तो किराया बहुत कम होता था, और यहाँ पूरा खुला एरिया था। बोलपुर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, एक जगह है बोलपुर, उसके पास पड़ता है, बिल्कुल खाली पड़ा इलाका। यहाँ एक छोटा सा इन्होंने 2-4 कमरे का एक ये मान लीजिए कोई रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस टाइप बनाया, और उसे नाम दिया शांति निकेतन, क्योंकि चारों तरफ जंगल था और जंगल के बीच में शांति की जगह थी। धीरे धीरे ये शांति निकेतन फेमस होने लगा, और फिर इन्हीं के बेटे ने रविन्द्रनाथ टैगोर, जब ये बनाया था ना शांति निकेतन, तब
तब रविन्द्रनाथ टैगोर महज 2 साल के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की आपको बर्थ ईयर सबको पता ही होगा, 1861। गांधी जी से 8 साल बड़े थे रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी 1869 के हैं और टैगोर 1861 के। तो 1863 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने बोलपुर के पास ज़मीन ऐसे लेके और वहाँ 4-5 कमरों का एक छोटा सा ऐसा एरिया डेवलप किया, नाम दिया शांति निकेतन। बाद में इसी शांति निकेतन को और डेवलप किया और ज़्यादा फेमस बनाया इन्हीं के बेटे ने। पहला इंडियन, पहला एशियन जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 1913 में। और कहते हैं उसी नोबेल में मिली धनराशि से इन्होंने अपने एक छोटे से स्कूल को, जो एक सपना था इनका कि मैं शिक्षा दूं, क्योंकि इनका मानना था कि टीचर एक बहुत बड़ा समाज में निर्माता का कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, और ये प्रकृतिवादी थे। इनका मानना था कि बच्चे अपने आप पढ़ लेते हैं, आप सिर्फ एक अच्छा माहौल बना के दे दीजिए। बहुत ऊंचे दर्जे की सोच थी इनकी, जिसको कि इन्होंने फलीभूत भी किया और एक छोटा सा स्कूल चलाया। यहीं जंगल में स्कूल चलता, पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ते। वो कोई ऐसी रटने वाली क्लासेस नहीं थी, वो क्लासेस थी नेचर से कैसे इंसान सीख सकता है। लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुआ, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी भी देखी एक टाइम पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर इनका नंबर आ गया, इनको मिल गया नोबेल पुरस्कार। और आप जानते हैं नोबेल में धनराशि बहुत बड़ी दी जाती है। उसी धनराशि से इन्होंने उस छोटे से 4-5 जो वो स्कूल टाइप एक बनाया था, उसको यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया। और आज जिसको आप विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं महान आदमी की देन है, रविंद्रनाथ टैगोर की। बहुत बड़ी बात है, ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट एशियन है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार। और साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नाम की किताब लिखी थी इन्होंने, और उसमें कविताएं हैं। उन्हीं कविताओं के ऊपर इनको ये प्राइज़ मिला था, और इसी प्राइज़ में मिलने वाले पैसे से इन्होंने यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा रूप दे दिया। और बेहतरीन इंडिया के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी ऐसे लोग हैं जो आगे जाके पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, वो सब जो देन है वो इन्हीं की बनाई यूनिवर्सिटी की विश्व भारती विश्वविद्यालय। बना कहाँ है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन का जो ज़मीनी काम किया था वो D.N. टैगोर ने, यानी देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है तलवंडी। ननकाना साहेब आज कहलाता है, तब तलवंडी था, आज ननकाना साहेब के नाम से फेमस है। और बहुत ही बेहतरीन, एक जैसे सभी धर्म बहुत अच्छे होते हैं बच्चों, कोई एक धर्म अच्छा नहीं होता, सब बहुत अच्छे हैं। सिख धर्म की बात करें अगर, सिखों के 10 ऐसे गुरु हुए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे समाज के लिए, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक ऐसी कौम तैयार कर दी जो देश के लिए मर सकती थी, मिट सकती थी। ये पहले गुरु का जिक्र कर रहे हैं, गुरु नानक साहेब। गांधी जी से 400 साल बड़े थे, 1469 में जन्मे। आज के पाकिस्तान में जिसको ननकाना साहेब कह रहे हैं, वही पहले तलवंडी था। और सिखिज्म की शुरुआत, यानी सिख धर्म की शुरुआत करने वाले पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे, और जिन्होंने इतना अच्छा धर्म चलाया कि जिसमें कितना ज़्यादा योगदान है इस देश की आज़ादी में। और आज भी आप देखें, इनकी पूरी बटालियंस हैं जो देश की सुरक्षा में हमेशा हर टाइम फ़ौज के रूप में तैनात रहती हैं। तो इनका जन्म आज के पाकिस्तान वाले पंजाब में, जिसको आप ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, वही हमारा पुराना तलवंडी था। नेक्स्ट मैंने लिखा है मक्का मदीना। मक्का मदीना दो फेमस जगह हैं, मक्का अलग है, मदीना अलग है। ये मुस्लिम धर्म, जिसको आप कहते हैं कि भाई अपना इस्लाम धर्म, मुस्लिम तो कम्युनिटी हो गई, इस्लाम धर्म की शुरुआत जो की थी मोहम्मद साहब की कहते हैं देन थी। और यही मोहम्मद साहब मक्का में जन्मे थे, और मक्का में ये अपनी लाइफ के 52 साल इन्होंने मक्का में काटे, ज्ञान की प्राप्ति की, बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त करके, जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने की थी। और फिर 52 साल बाद इन्होंने यहाँ से एरिया बदला। ये मदीना जब चले गए, मक्का से मदीना, तब इन्होंने एक संवत की शुरुआत की जिसे हिजरी संवत भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर आ जाए हिजरी संवत, तो जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की तब नया संवत स्टार्ट हुआ था, हिजरी संवत। तो अगर मक्का मदीना आ जाए, आज भी आप जानते हैं इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है मक्का और मदीना, जहाँ पे किस बहुत बड़े आदमी का योगदान रहा, मोहम्मद साहब का। जैसे सिखों का अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी की मक्का मदीना वो जगह है जहाँ मोहम्मद साहब से का संबंध रहा है। यहाँ वो जन्मे थे, यहाँ रहे थे 52 साल, और फिर चले गए थे मदीना में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वेल्लूर मठ है, बेलूर लिखा है बंगाल, कलकत्ता में पड़ता है ये एरिया। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े टीचर, बहुत बड़ा योगदान है। आज इस देश में, दुनिया, पूरा इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़े आदमी को हम नाम से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। और कहते हैं इंडिया में बहुत बड़ा योगदान है। यूथ को उन्होंने चाहा था
कि हमेशा सही अच्छे रास्ते पर चले और उसका चरित्र और नैतिक विकास हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। जिसके विचार इतने महान हैं उसका जो गुरु होगा, सोचिए उसके विचार कितने महान रहे होंगे। दक्षिणेश्वर का मंदिर है जहाँ पे, यहीं कलकत्ता में पड़ता है, जहाँ पे ये रहा करते थे रामकृष्ण परमहंस। तो एक बार इनकी मीटिंग होती है विवेकानंदा जी से, स्वामी विवेकानंद से। विवेकानंद उस टाइम बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो उस मीटिंग में ये कहते हैं कि भाई कुछ गा के दिखाओ। तो विवेकानंद ने जब गाना गाया तो ये बहुत इंप्रेस हुए उनसे और इन्होंने कहा कि किसी दिन दक्षिणेश्वर में आना। दक्षिणेश्वर मंदिर का नाम था। विवेकानंद वहाँ गए। शुरू में विवेकानंद जी को ये बहुत अच्छे नहीं लगे थे और शुरू में उनको लगा कि ये कोई बहुत बड़े गुरु नहीं है और बस दिखावट ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो इनके कॉन्टैक्ट में आए तो पता चला कि ये बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं और उन्होंने यानी विवेकानंद जी ने इनको अपना गुरु मान लिया। और विवेकानंद जी की महानता देखिए, अपने गुरु के दर्जे को उन्होंने इस कदर इंपॉर्टेंस दी कि जब वो थोड़े से लायक बने, पहले विवेकानंद जी को कोई नहीं जानता था। स्वामी विवेकानंद जी फेमस हुए जब वो शिकागो गए विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने 1893 में अमेरिका। तब तक किसी को नहीं पता था कि ये यंग लड़का क्या कर सकता है। जब वहाँ उन्होंने भाषण दिया और जब वहाँ उन्होंने खड़े होकर संबोधन में कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे जितने वक्ता आए वो सब जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन शब्द यूज़ करते थे। इन्होंने जब कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो सबकी आंखें खुली कि ये अलग से हटके कौन है। और जब इन्होंने विचार रखे, जब इन्होंने गीता का सार वहाँ समझाया तो सब हतप्रभ थे कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। और अगले दिन पूरे वर्ल्ड के सभी बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर इनके शिष्य का, यानी इनके शिष्य का नाम छापा गया। और वहाँ से एक बड़ी हस्ती के रूप में लौटे जो बहुत बड़ा नाम कमा गए, स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद जी का नाम इतना बड़ा है कि आज उन्हीं के कारण यूथ डे मनाया जाता है, यूथ डे। तो रामकृष्ण परमहंस जब वो वहाँ से लौटे, ये एक्सपायर हो गए फिर कुछ सालों बाद, तो 1896-97 में अपने गुरु के नाम पे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन बना दिए। और आज आप देखेंगे जगह जगह रामकृष्ण मिशन है जो काम कर रहे हैं एक एनजीओ के फॉर्म में। वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आप जाएं अगर कहीं आसपास आपके हो तो सीखने को मिलती हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जो किसके गुरु हैं? विवेकानंद जी के। इनके ऊपर काम किसने किया है? इनके मिशंस को बनाया है विवेकानंद जी ने, जो कि शिकागो में गए थे। उससे पहले वो नोन हस्ती नहीं थे, लेकिन फिर वो एक बड़ी पर्सनालिटी के रूप में सामने आए। वेल्लूर मठ अगर एग्जाम में आ जाए बंगाल कलकत्ता में, तो वो इन्हीं के गुरु का, यानी विवेकानंद जी के गुरु का, रामकृष्ण परमहंस जी की देन है। नेक्स्ट देखिए, पवनार आश्रम है। पवनार में आश्रम है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये इनफैक्ट समाधि है एक बहुत बड़े आदमी की, जिनका नाम है विनोबा भावे। आप सभी लोग परिचित होंगे। आज़ादी के बाद इस देश ने एक आंदोलन देखा था 1951 में, जब चारों तरफ गरीबी बदहाली थी और लग रहा था कि देश कैसे खड़ा होगा। और गरीब किसान परेशान थे, क्योंकि देश के बारे में बाद में सोचा जाता है, पहले सबसे पहली ज़रूरत होती है पेट भरना। उस टाइम इस बड़े लीडर ने एक आंदोलन की शुरुआत की और जो एक आग की तरह पूरे देश में फैल गया, खासकर दक्षिण भारत में, उत्तर तक पहुंचा था। इन्होंने कहा कि मेरे पास जितनी एक्स्ट्रा ज़मीन है, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मैं उस सारी का दान करता हूँ गरीब किसानों के लिए। और जहाँ ये भाषण दे रहे थे वहाँ ढेरों लोग थे जिनके पास एक्स्ट्रा ज़मीन थी। उन सब ने खड़े होके बस अपने जितना हमारे परिवार का पेट भरे उतनी ज़मीन अपने पास रखी, बाकी सबका दान कर दिया। लैंड गिफ्ट बोलते हैं इसको। भूदान आंदोलन 1951 में चलाया था पोचमपल्ली में। पोचमपल्ली आज के तेलंगाना का हिस्सा है, उस टाइम आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। हैदराबाद की रियासत के एरिया के अंडर आता था, आज तेलंगाना का हिस्सा है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है विनोबा भावे। इनका पूरा नाम था विनायक नरहरि विनोबा भावे। फेमस हुए विनोबा से, लेकिन असली नाम है विनायक नरहरि। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु नहीं हैं, शिष्य हैं, क्योंकि ये गांधी जी के बाद आए हैं। तो गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य कौन है, सक्सेसर कौन है गांधी जी की स्पिरिचुअलिटी का, तो आप टिक करेंगे विनोबा भावे। नीचे देखिए लिखा है भूदान आंदोलन, भूमि का दान करना, लैंड गिफ्ट, एक तरह का आंदोलन था। 1951 में चलाया पोचमपल्ली में। पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ेगा और 1982 में ये एक्सपायर हो गए, 1982 में। ठीक है, तो ये खास बातें हैं, एग्जाम में बहुत बार आ जाती हैं। नेक्स्ट है जीरादेई, बिहार में पड़ेगा। देश के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है राष्ट्रपति के फॉर्म में, 12 साल जिन्होंने देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काटे हैं। 12 साल कैसे, 2 बार तो इलेक्टेड और 2 पहले साल 50 से 52 सर्वसम्मति से जो देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे रहे। उन्हीं की जन्मस्थली है जीरादेई, बिहार में। ये देश रत्न भी कहलाते हैं। देश के राष्ट्रपति हैं पहले, लगातार 2 कार्यकाल वाले अब तक के इकलौते राष्ट्रपति हैं। और इनके टाइम में इस देश में शुरुआत
शुरुआत हुई थी विकास की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्रीरंगपट्टनम है, टीपू सुल्तान से जुड़ा। आप सभी जानते होंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली पिताजी हैं, टीपू सुल्तान बेटे। इन दोनों बाप बेटों ने 4 युद्ध लड़े थे। आंगल मैसूर युद्ध, कभी कराऊंगी इस टॉपिक को कि क्या कुछ था, किन सालों में हुआ, क्या कारण रहे, कैसे पूरे हुए, कैसे संधि हुई और फिर कैसे इनकी हत्या लास्ट टारगेट था 1799 का। इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, जहां संधि हुई थी तीसरे आंगल मैसूर युद्ध की। तीसरे आंगल मैसूर युद्ध की संधि में इनका बहुत सारा इलाका और इनके 2 बेटों को बंदी बना लिया था अंग्रेजों ने। तो श्रीरंगपट्टनम किसकी ये राजधानी थी? टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, बहुत पहले एक प्रोग्राम आता था, मैसूर का शेर कहलाता है, मैसूर का शेर। हैदर अली इन्हीं के पिताजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कटक, सुभाष चंद्र बोस, इस देश के वो महान नेता जिनको हर इंसान दिल से सैल्यूट करता है। एक ऐसा विजनरी, एक ऐसा आदमी जिसका उस टाइम में विचार ऐसे थे जैसे हम चाहते हैं आज हमारे लीडर्स के हों। इन्होंने उस टाइम पर, आज से कितने साल पुरानी बात कर रही हूँ, उस टाइम पर जब कंपटीशन नाम की चीज़ अंग्रेज़ों के लिए तो थी, लेकिन हम जैसे इंडियंस का कंपटीशन में आना लगभग नामुमकिन था। उस टाइम पर इन्होंने 1 साल की तैयारी में अंग्रेज़ों के अंडर लिया जाने वाला उस टाइम का जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था ना, वो क्रैक नहीं किया, सिर्फ 4th रैंक पर खड़े हुए। 1 साल की तैयारी में अंग्रेज़ों की लिस्ट में 4थे नंबर पर आना। इमेजिन कीजिए, जिसने कभी इस चीज़ के ऊपर खास काम नहीं किया, और कहाँ वो अंग्रेज़ जो हर टाइम इसी काम पे अपने बच्चों को लगाए रखते थे, और उन सबको बीट करके टॉप 4थी पोजीशन ले लेना। ये ऐसे महान लोगों के ही काम हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस, कटक में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा में। तो कटक अगर पूछे, इनका जन्म स्थल है उड़ीसा। जैसे जीरादेई किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, त्रिमूर्ति भवन, आनंद भवन। 2 इंपॉर्टेंट भवन हैं, 2 बहुत बड़े बड़े घर मान लीजिए। त्रिमूर्ति भवन दिल्ली में है और आनंद भवन इलाहाबाद में है। त्रिमूर्ति भवन में 3 मूर्तियां लगी हैं, इसलिए इसका नाम त्रिमूर्ति भवन है। पीएम बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जहां रहे थे, वही एरिया, वही घर कहलाता है त्रिमूर्ति भवन। जहां जवाहरलाल नेहरू पहले रहते थे, इलाहाबाद में, इनके पिताजी का नाम आप जानते होंगे, मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट कार्यकर्ता थे। और 1930 में उन्होंने अपने घर को, उनका घर था पहले स्वराज भवन, स्वराज, यहाँ ना बैठकें हुआ करती थी। जब तब यहाँ बैठकें होती थी और कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स की मीटिंग यहीं हुआ करती थी। 1930 में जब काम बहुत बढ़ गया, क्योंकि बैठकें रोज़ रोज़ होनी पड़ती हैं और रातों रात मीटिंग्स चलती बड़े बड़े लीडर्स की, चाहे उसमें गांधी जी थे या सुभाष चंद्र बोस टाइप के, तो फिर लगा कि घर में इस तरह का माहौल ठीक नहीं है और घर यहाँ से बदल देना चाहिए। तो 1930 में स्वराज भवन से ट्रांसफ़र करके मोतीलाल नेहरू ने जो अपना घर चेंज किया, वो ही आनंद भवन कहलाया 1930 में। पहले ये कहाँ रहते थे? स्वराज भवन में। इंदिरा गांधी का जन्म भी इसी भवन में हुआ था, स्वराज भवन। फिर ये ट्रांसफ़र करके कहाँ आ गए? आनंद भवन में। ये इलाहाबाद में है, ये भी इलाहाबाद, ये भी इलाहाबाद। त्रिमूर्ति भवन में नेहरू पीएम बनने के बाद रहे, वो दिल्ली में है। ठीक है, तो नेहरू जी से संबंधित हैं। आज का लास्ट लिखा है बारदौली। बारदौली सभी लोग जानते हैं, गुजरात में है, और बारदौली सत्याग्रह ने ही सरदार पटेल के नाम में सरदार की उपाधि जुड़वाई थी। 1928 में देश में बहुत खराब स्थिति थी गुजरात के एरिया की, सूखा पड़ा था, पूरी फसलें बर्बाद। अंग्रेज़ों को इससे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें अपने टैक्स से मतलब था। सरदार पटेल, पहले ये सरदार नहीं थे, यहीं पे सरदार की उपाधि मिली थी। वल्लभ भाई पटेल एक यंग लीडर थे और इन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी और लिख के कहा कि भाई इस एरिया में अच्छे हालात नहीं हैं और हम टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। जब सरकार नहीं मानी तो इन्होंने आंदोलन की, लोगों से गुजारिश की और सारी जनता इनके साथ रही, महिलाएं भी, किसान भी, जिसका कि रिजल्ट इन लोगों को मिला। और जहां सरकार ने 30% टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी, उसको वापस ले आए 6.24 पर, यानी टैक्स बहुत हद तक कम कराने में सफल हुए बारदौली में सरदार पटेल। और वहाँ किसानों की पत्नियाँ साथ थी। जब ये जीत गए, जब ये खुशी की खबर आई कि टैक्स माफ़ कर दिया गया, तो वहाँ किसानों की पत्नियों ने कहा था कि ये हमारे सरदार हैं। गांधी जी ने कहा था कि ये आप सबके सरदार हैं, और महिलाओं ने गांधी जी को ये उपाधि से सम्मानित किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि सरदार उपाधि किसने दी है और वहाँ ऑप्शन हो किसान, महिलाएं, जवान, तो वहाँ आपको टिक करना है महिलाएं।
लेकिन ये किसके इशारे पर दी गई है? महात्मा गांधी। तो गुजरात में बारदौली सत्याग्रह में फेमस पर्सनालिटी के रूप में सरदार पटेल उभर कर बड़े लीडर के रूप में सामने आए, और फिर सभी जानते हैं कि सरदार पटेल इस देश में पहली पंक्ति के लीडर्स में गिने जाते हैं। ठीक है, आज हमने 15 इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में जाना। इन सभी इंपॉर्टेंट हस्तियों के बारे में कहीं भी, चाहे MTS हो, SSC हो, HSSC हो, टीचिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि इन लोगों ने देश में, दुनिया में इतना नाम कमाया है कि आगे तक की पीढ़ियां इनके बारे में जाने, ये ज़रूरी है। इसलिए एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक क्विक रिवीजन लेते हैं 1-2 मिनट की, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। कोर्सिका आइलैंड पर जन्मे हैं कौन? बहुत बड़ा आदमी जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? एक ऐसा आइलैंड जहाँ की आबो हवा ही बहुत ख़राब थी, सेंट हेलेना। इनके जीवन का अंतिम युद्ध था वाटरलू की लड़ाई 1815 में, और 1821 में ये एक्सपायर हो गए। जन्मे थे फ्रांस में, लेकिन पिताजी का मूल संबंध है इटली से। ये बेशक एक्सपायर हुए थे सेंट हेलेना, लेकिन इनका जो क्रिमेशन किया गया, जो इनका अंतिम संस्कार किया गया, वो फ्रांस में ही किया गया था जहाँ ये जन्मे थे। नेक्स्ट है लुम्बिनी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, बहुत बड़े स्थान हैं। फिर कभी पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध से क्यों संबंधित है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। पोरबंदर, गुजरात में गांधी जी का जन्म। साबरमती आश्रम आते ही बनाया 1915 में, जब 22 साल बाद अफ्रीका से लौटे, और 1935 में सेवाग्राम आश्रम बनाया, जहां 1936 से लेकर 48 तक, जब तक जीवित रहे थे तब तक यहीं इनका मेन रेजिडेंस माना गया था। तो महात्मा गांधी से जुड़ी इंपॉर्टेंट जगह। नेक्स्ट देखते हैं मैसिडोनिया, मकदूनिया, जहां का शासक था सिकंदर महान। विश्व विजय का सपना लेकर 20 साल में राजा बनने वाला ये लड़का आधी दुनिया को लगभग जीत चुका था। 30 साल के आसपास ये इंडिया के पास आया, और 19 महीने यहाँ काट के लगभग 32 प्लस की उम्र इनकी होने वाली थी, तब ये एक्सपायर हो गए, और एक्सपायर हुए थे बेबीलोन में। आज तक कोई कारण एग्जैक्टली नहीं पता, कहीं लिखा है टाइफाइड से मृत्यु हुई, कहीं लिखा नहीं। इनको एक ऐसा विष दिया गया जो धीरे धीरे इनके शरीर पे असर करता रहा, और वापसी अपने देश को नहीं पकड़ पाए पूरा रास्ता, और इसमें बेबीलोन में जो इराक में पड़ेगा, यहाँ ये एक्सपायर हो गए, और फिर डेड बॉडी को वहाँ ले जाया गया। नेक्स्ट है शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी ने हिमालय की तलहटी के एरिया को उस टाइम में खरीद लिया, और यहाँ पर छोटा सा, एक बहुत छोटा सा 4-5 कमरों का एक गेस्ट हाउस टाइप बनाया, जहाँ वो कभी कभी आते थे। और उसके बाद फिर इसमें एक स्कूल चलाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर जैसे ही पैसा आया तो इस स्कूल को यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित कर दिया। पैसा कौन सा? नोबेल पुरस्कार वाला, क्योंकि ये पहले इंडियन, पहले एशियन हैं जिन्हें नोबेल से नवाजा गया 1913 में। नेक्स्ट है तलवंडी, सिख धर्म की शुरुआत करने वाले गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल है। आज ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान के पास है। ये वही स्थान है जहाँ पहले सिख गुरु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है मक्का और मदीना, 2 अलग जगह हैं। मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रवर्तक जिन्हें माना जाता है, मुस्लिम जिनको अपने भगवान के तौर पर, अल्लाह के तौर पर मानते हैं, इनका जन्म हुआ था मक्का। 52 साल इन्होंने यहाँ काटे, और जब मक्का से मदीना गए तो हिजरी संवत की शुरुआत की। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े गुरु हैं, और असली गुरु हैं ये देश के, बहुत बड़े, जिनको लोग बहुत एडमायर करते हैं और मानते हैं कि वैल्यूज़, अगर बेटों में आगे आने वाले टाइम में वैल्यूज़ बने तो इनके शिष्य जैसी बने। बहुत बड़े नेता, जिनका नाम, नेता वैसे नेता नहीं, लेकिन लोगों ने जिसको दिल से बहुत इज्जत, बहुत सम्मान दिया, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद जी के गुरु हैं, और इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन बनाए गए थे। इन्होंने वेलूर मठ बनाया था बंगाल, कलकत्ता के पास। लास्ट स्लाइड पर आ गए। पवनार आश्रम, पवनार आश्रम विनोबा भावे, भूदान आंदोलन 1951, पोचमपल्ली, कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में। 1982 में एक्सपायर हुए। गांधी जी के हर चीज़ के नहीं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के सक्सेसर कहलाते हैं, आध्यात्मिक शिष्य कहलाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। जीरादेई बिहार में देश के पहले राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। कटक में सुभाष चंद्र बोस जन्मे थे, और श्रीरंगपट्टनम राजधानी रही थी किसकी? मैसूर की। और मैसूर का कौन था? टीपू सुल्तान, जिनके और इनके पिताजी के दोनों के साथ अंग्रेजों ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथे में ये मारे गए थे, और दूसरे में पिताजी एक्सपायर हो गए थे। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति भवन, दिल्ली में है। आज भी आप चाहें तो घूम के आ सकते हैं, सबके लिए खुला होता है। यहाँ पे नेहरू जी किस रूम में रहते थे, कहाँ वो एक्सपायर हुए, उनकी लाइब्रेरी, इंदिरा गांधी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इनके सारी चीज़ें एज इट इज़ शीशों में आज भी लगाई गई हैं, जनता कोई भी जा सकती है। आनंद भवन, पहले आनंद भवन की जगह ये स्वराज भवन में रहा करते थे, लेकिन 1930 में जब देश की आज़ादी की लड़ाई ज़ोरों पर स्टार्ट हो गई तो इनके पिताजी को लगा कि घर परिवार के स्थान बदल देना चाहिए, और स्वराज भवन की जगह कौन सी जगह ले ली गई?
गई आनंद भवन। ये दोनों किससे संबंधित हैं? देश के पहले पीएम से। लास्ट है बारदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात, जहां महिलाओं ने गांधी जी के कहने पर पटेल के नाम के आगे क्या लगा दिया? सरदार। और देश के पहली पंक्ति के बहुत बड़े लीडर, जिनके कारण आज हम इंडिया में रह रहे हैं, वरना पता नहीं कितने टुकड़े इंडिया के हो जाते अगर सरदार पटेल ने भारत को सही टाइम पे ना संभाला होता। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप किसी भी किताब से ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान दिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और चलते चलते बच्चों, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। स्टैटिक जीके को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत प्यार दिया, और आपके सहयोग के कारण मन करता है पढ़ाने का। पहली जो परसों मैंने क्लास दी थी वो मेरे ख्याल 80,000 क्रॉस कर गई है, और कल वाली क्लास भी 55,000 के आसपास शायद ये बता रहे थे, वो क्रॉस कर गई है। तो अगर एक क्लास को 55,000 लोग एक रात में देख रहे हैं तो वो टीचर के लिए बहुत बड़ा एक, ये मान लीजिए, बूस्ट का काम करता है, और फिर टीचर का मन करता है पढ़ाने का। अगर आप एक क्लास को 2-4 हज़ार देखेंगे तो टीचर का मन जो है ना वो टूट जाता है, उसे लगता है कि यार लोगों को ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा लोग अगर देख रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं, और बिना कहे, मैं कभी किसी वीडियो में नहीं कहती, आपका मन करे आप क्लासेस देखिए, आपको अच्छी लगे आप क्लासेस शेयर कीजिए, ये आपके ऊपर है, आपको जैसा मन करे वैसा कीजिए। लेकिन इतना ज़्यादा टीचर्स को जो आप लोग मोटिवेट करते हैं, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। थैंक यू। और जब तक बंद पड़ेंगी क्लासेस मैं लेती रहूँगी। थैंक यू।